नमस्कार दोस्तों, कार में पत्रकार एबीपी पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। एक ऐसे कॉलमिस्ट, एक ऐसे लेखक जिनके बारे में आप सब ने सुना तो पक्का होगा और आपसे बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। मॉडर्न है, यंग है, लेकिन लिखते बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं अपने भगवान के बारे में। अपने आप को एक नया उन्होंने जॉनर क्रिएट किया है। अब आप समझ गए होंगे जैसे मैंने भगवान का जिक्र किया। मैं बात कर रहा हूँ अमीश त्रिपाठी की। अमीश भाई, शुक्रिया, थैंक यू, आप लंदन से इस वक्त हमारे साथ हैं। वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक और बात के लिए मैं धन्यवाद कहूंगा कि मैं तो 46 का हूँ, 46 इयर्स, और आपने मुझे यंग मतलब युवा करार दिया, उसके लिए और भी धन्यवाद। आप यंग हैं और यंग रहेंगे अभी। अब 46 की एज थोड़ी, आई एम आल्सो 46। दोस्तों, अमीश जो हैं जाने माने कॉलमिस्ट हैं, लेखक हैं। उनकी किताबें आई हैं, शिवा ट्रायलॉजी उनकी आई है, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, द शपथ ऑफ वायुपुत्रा, इश्वाकू की सीता। बहुत सी किताबें अमीश के बारे में। हम बातचीत के दौरान इन तमाम किताबों के बारे में भी उनसे पूछते रहेंगे। लेकिन अमीश इन दिनों लंदन में है। लंदन में क्या कर रहे हैं अमीश आप आजकल? क्या जिम्मेदारी आपके पास है? सुमित जी, मैंने बस 1 साल पहले कार्यभार संभाला है। ये लंदन में हमारा एक नेहरू सेंटर करके है, नेहरू केंद्र, जो भारतीय सरकार का ही एक भाग है। यहाँ पे जो हाई कमीशन जो है, उच्च आयोग, तो वहाँ पे मैं मिनिस्टर कल्चर का कार्यभार संभाल रहा हूँ और नेहरू सेंटर का डायरेक्टर। तो हमारे जो भारत माँ की जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इसका प्रचार करना, जो अंग्रेज लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श करना, हमारे संस्कृति को बढ़ावा देना, यहाँ पे बस वही काम है। नहीं तो इस वक्त में जब लॉकडाउन है, जब चीजें बंद हैं, कितना मुश्किल आ रहा है आपको भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में, या आसान हो गया है कि अब घर में बैठ के सबसे कनेक्ट कर जाना है और जुड़ जाना है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर आपको कल्चर के बारे में कुछ बातचीत करनी है, कुछ भी प्रचार करना है, तो ऑब्वियसली फेस टू फेस बहुत ही बेहतर होता है, और वो कठिनाई तो है। लेकिन देखिए, भारतवासियों का एक तरीका है कि भाई जो कठिनाइयां हैं उसके ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है। अभी आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार किया जाए। तो भाई हमने सोचा है कि अभी सब ऑनलाइन ही किया जाए, और सब प्रोग्राम्स हमने ऑनलाइन मूव कर दिए हैं। तो फेसबुक इवेंट्स करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, और इसके कारण बहुत बढ़ावा मिल गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मेफेयर सेंट्रल लंदन में एक अच्छी एक बिल्डिंग है। यहाँ पे आप पता नहीं आप यहाँ पे आए हैं कि नहीं है, अगली बार आए तो खुला निमंत्रण है आपको, आप प्लीज आइए। लेकिन यहाँ पे अपना एक ऑडिटोरियम है, 130-140 लोग बैठ सकते हैं यहाँ। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम ऑनलाइन करता हूँ तो हमारे इवेंट्स ऐसे हैं कि भाई व्यूअर्स नॉर्मली 5,000, 10,000, 15,000 आ रहे हैं, और कुछ बड़े इवेंट्स तो ऐसे हो गए कि 1 लाख, 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं इवेंट को फेसबुक में, यूट्यूब में। और सिर्फ लंदन के नहीं, नॉर्थ इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के, वेल्स के, आयरलैंड के, तो मतलब पूरे यूके के दर्शकों के साथ हम जुड़ रहे हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे कि भाई दिस अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक तरह से। बिल्कुल। और ऐसे ही हमको भी, अब जो अपने प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढिया, तो जो बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही उसी चीज से सीखते हुए हम सब ने इनफैक्ट बीते 7-8 महीने लॉकडाउन में ऐसी बहुत सी चीजें की जो हम कल्पना पे करते थे, जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वो हम सब कर रहे हैं। स्कूलिंग जो है वो ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। और मेरे ख्याल से जो डिजिटल इंडिया का जो मूवमेंट था, उसकी ये बेस्ट परिणति है लॉकडाउन का, इसका इस तरीके से इस्तेमाल करना। Am I right? सुमित जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। और मुझे ये शब्द बड़े पसंद आ रहे हैं, आपदा में अवसर। क्योंकि देखिए, रोने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि रोने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं, ठीक है। और ये कठिनाई तो शायद 6 महीने और चलेगी, 1 साल और चलेगी। मतलब जो वैक्सीन, जो अभी तो कह रहे हैं कि भाई मतलब वैक्सीन अभी डिस्कवर हुआ है, वो कब अप्रूव होगा, कब मैन्युफैक्चर होगा, मतलब करोड़ों की तादाद में बनाना पड़ेगा। तो 1 साल और तो कहीं नहीं गए। अब ये 1.5-2 साल हम लोग वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं ना। तो और जैसा मैंने कहा कि भाई
मोदी जी ने तो कहा है आपदा में अवसर, वो नेहरू सेंटर के लिए तो अवसर बन गया है, क्योंकि हम पूरे यूके भर में अभी हमारे इवेंट्स जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो हाँ, तो मेरा नजरिया वो है कि भाई अब आगे की सोचिए, रोने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। इनफैक्ट जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो जानते होंगे अमीश भाई की जो किताबें हैं, जो शिवा ट्रायोलॉजी है, वो सबसे तेजी से बिकने वाली, सबसे ज्यादा बिकने वाली एक ट्रायोलॉजी साबित हुई थी। मेरा सवाल अमीश, जो मैं अक्सर आपसे पूछता रहता हूँ, क्योंकि अब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, लोग बाग हमको सुन रहे हैं, लोगों तक वो बात जानी चाहिए। आप भगवानों के ऊपर किताबें क्यों लिखते हैं? क्या कनेक्ट करना आसान होता है? क्यों ऐसा, ये सब्जेक्ट क्यों? देखिए, लेखक उसी विषय पर कहानी लिखेगा जहाँ पे उसकी रुचि हो, कुछ ज्ञान हो। मेरे बाबा जी पंडित थे काशी में जी। तो परिवार से बहुत सीखा है। हमारे शिक्षा प्रणाली तो ऐसी, मतलब आज भी अंग्रेजों के जमाने की शिक्षा प्रणाली हम चलाए आ रहे हैं। तो शिक्षा प्रणाली हमें अपनी संस्कृति के बारे में इतना ज्यादा नहीं सिखाती है जितना सिखाना चाहिए। लेकिन मैंने अपने परिवार से बहुत सीखा है, तो इस विषय में ज्ञान भी है और रुचि भी है। तो एक वो बात हो गई। दूसरी बात, देखिए, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लेखक बनूंगा। नहीं, सच्ची में, मैं सच कह रहा हूँ। मैं वो कहते हैं ना लेफ्ट ब्रेन, तो मैं पूरे मतलब बचपन में पूरा मैं लेफ्ट ब्रेन था। मैंने ग्रेजुएशन गणित में किया, मैथमेटिक्स में, फिर एमबीए किया मैंने आईआईएम से। तो और बैंकिंग की नौकरी कर रहा था मैं 14 साल तक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लेखक बनूंगा। पढ़ता बहुत था मैं, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि लेखक बनूंगा। तो पहली जो किताब थी, आज भी जो मैं लिखता हूँ, हाल में मेरी एक किताब प्रकाशित हुई थी सुहेल देव जी, महाराज सुहेल देव के ऊपर। और मैंने ये कई बार कहा है कि मेरा मानना है कि जो कहानियां मैं लिखता हूँ, ये सब शिव जी का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि भाई कहानियां आती कहाँ से। क्योंकि बचपन में मैंने कुछ आसार नहीं दिखाए थे कि मैं क्रिएटिव, जैसा मैंने कहा, पूरा लेफ्ट ब्रेन था मैं। मेरे स्कूल के जो मित्र हैं, जब भी मिलते हैं स्कूल कॉलेज के, हरदम ये पूछते हैं कि सच बता, एक्चुअली किसने लिखा है, तू तो नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने कुछ आसार नहीं दिखाए थे बचपन में कि मेरे में कुछ क्रिएटिव भी है। तो मेरा मानना है कि ये आशीर्वाद है। तो भाई विषय का चुनाव तो मतलब शिव जी ने कर दिया, मैं बस एक जरिया हूँ। उनने आशीर्वाद मुझे भेज दिया। मेरी खुशकिस्मती है कि उनने आशीर्वाद मुझे भेज दिया। तो जो लोग हमको इनफैक्ट आपका नाम जो जानते हैं, लेकिन जिन्होंने आपकी किताब नहीं पढ़ी है, जो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े होंगे, उनके लिए ये आप जरूर क्लियर करिए कि आपकी जो किताब, जो पात्र हैं, चाहे शिव जी हो, चाहे सीता हो, चाहे सुहेल देव हो, ये पात्र असली मतलब वो जो माइथोलॉजिकल पात्र जिनके बारे में हम पढ़ते लिखते आ रहे हैं वही हैं, या कोई फिक्शनल कैरेक्टर है जो उनके जैसा है? ये आइडिया क्यों आता है आपके पास कि हमको एक व्यक्ति को शिव के तौर पे दिखाना है? देखिए, मैं कभी ये दावा नहीं करूंगा कि मेरी पुस्तकें जो हैं उसमें वो सत्य है। मैं हरदम ये कहता हूँ कि काल्पनिक है, फिक्शन है, क्योंकि मैं सत्य को कैसे समझ सकता हूँ? सत्य तो सिर्फ शिव जी समझ सकते हैं। ये मेरा सत्य है कि मुझे लगता है कि शायद कहानी ऐसे हुई, क्योंकि मुझ में ये आशीर्वाद आ रहा है। दूसरी बात ये कि आप देखेंगे हमारे स्पेशली जो भारत की जड़ों से जुड़े हुए जो लेखक हैं, मैं ऐसे कई लेखक हैं जिनका पूरा अंग्रेजीकरण हो गया है। वो ज्यादातर तो मतलब अगर भारत के बारे में लिखते भी हैं तो उनका दृष्टिकोण एकदम ब्रिटिश होता है। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनका दृष्टिकोण एकदम भारतीय होता है, जड़ों से जुड़े हुए हैं। और अगर अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं तो इस तरह लिख रहे हैं कि भाई अगर एक भारतीय होगा तो वो कैसे सोचेगा। मेरे परिवार का मतलब ये बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं तो जड़ों से जुड़ा हूँ। आपके साथ बड़े आसान से हिंदी में भी बात कर रहा हूँ, कुछ कठिनाई नहीं है। और आप देखेंगे कि सिर्फ आज के माहौल में नहीं, सिर्फ क्योंकि नरेंद्र कोहली, शिवाजी सावंत, एस.एल. भैरप्पा जी, ये सब आज के महान लेखक हैं, दिग्गज हैं, मतलब क्लासिक राइटर्स हैं। आप देखेंगे वो हमारे जो पौराणिक कहानियां हैं उनका एक इंटरप्रिटेशन कर देते हैं।
Right. एमटी वासुदेवन नायर थे, भीमा किया था जी. भीमा लिखा था। लेकिन ये सिर्फ आज के माहौल में ऐसा हो रहा है वैसा नहीं है। आप प्राचीन जमाने को देख लीजिए, हमारे जो संस्कृत जो नाटक जो लिखे जाते थे, पंचरात्र जो भाषा जी ने जो रचना की थी उसकी 2000-2500 साल पुरानी, उनमें महाभारत का उन्हें पूरी कहानी पलट दी थी। और भाषा को मानते हैं कि भाई वो तो संस्कृत के सबसे महान लेखक थे। आज के माहौल में सब लोग मानते हैं कि कालिदास सबसे महान संस्कृत लेखक थे, लेकिन कालिदास खुद अपने नाटकों में लिखते थे कि सबसे महान संस्कृत लेखक भाषा जी। तो भाषा ने पंचरात्र की रचना की थी। और ऐसे कई उदाहरण हैं, आप प्राचीन जमाने में देख लीजिए कि हमारे जो पौराणिक कहानियां हैं, जो आदि काव्य है, जो इतिहास है, इनको एक अलग पहलू से पेश किया जाता है। राइट। और शायद इसका कारण ये भी है कि हम जो भारतीय हैं अपने देवी देवताओं की कहानियां सुनने से कभी ऊबते नहीं। हमने वही कहानी बार बार सुनी, लेकिन अलग पहलू से सुनी, कभी नहीं ऊबते हम लोग। और शायद इसीलिए इतने इंटरप्रिटेशंस होते रहते हैं, बार बार हजारों साल से होते आ रहे, जिसमें आत्मा वही प्राचीन होती है, लेकिन एक नए अंदाज से पेश किया जाता है। और शायद इसीलिए बहुत से यूथ जो हैं, युवा जो हैं, वो आपकी लेखनी को, आपकी किताबों को पसंद करते हैं। बहुत बड़ा रीडर वर्ग जो है वो आपका वो यूथ है। Am I right? जी जी जी, मेरे ज्यादातर जो पाठक जो हैं वो यूथ ही हैं, युवा पीढ़ी के हैं। और मैं ये कई बार कहता हूँ कि भाई जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते रहते हैं कि भाई हमारी युवा पीढ़ी को देखिए, इन्हें हमारी संस्कृति में कुछ रुचि तो है नहीं, ये सब तो अंग्रेज बन गए हैं, और ये सब ये कहते रहते हैं ये सब। और मैं हरदम उनको एक उदाहरण देता हूँ कि कालिदास जी जो 1500-2000 साल पहले पूर्व जीते थे, वो रहते थे, उनने अपने लेखन किया था। उनने एक नाटक लिखा था मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम में एक पिता है जो अपने बेटे के बारे में यही कह रहा है कि मेरे बेटे को देखो, इसे हमारी संस्कृति में कुछ रुचि नहीं है, इसे कुछ लेना देना नहीं है। 2000 साल पहले भी माँ बाप रोते रहते थे, आज भी रो रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। तो हमें अपने युवा पीढ़ी पे विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें भारतीय संस्कृति में रुचि नहीं है, बहुत रुचि है, जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, उनका देखने का नजरिया अलग है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। आप और हम दोनों 46 ईयर्स ओल्ड हैं, हम भी अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे देखने का नजरिया थोड़ा अलग है हमारे माँ जी और पिताजी के तुलना में, और उनका देखने का नजरिया उनके माँ जी और पिताजी के तुलना में थोड़ा नजरिया अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग जड़ों से जुड़े हुए हैं कि नहीं? राइट। तो देखिए, हर नए युग में थोड़ी एक तब्दीली आती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जब तक आप अपने जो प्राचीन जो आत्मा है उसे आप भूले नहीं। राइट। ये बात एक बड़ा एक सुंदर, मैंने एक अंग्रेजी लाइन कहीं सुना था, मेरा नहीं है, मैंने कहीं सुना था कि भाई, ट्रेडिशंस इज नॉट द वर्शिप ऑफ एशेस, इट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ फायर। बहुत सुंदर तरीका है देखने का। राइट। कि रीति रिवाज ये नहीं हो कि आप राख की पूजा कर रहे हैं, अग्नि को जिंदा कैसे रखा जाए, राइट, उस रीति रिवाज उसमें होनी चाहिए। राइट। बहुत बहुत बढ़िया। आपने IIM से लेके और जो आपने पहली किताब लिखी, आपने कहा कि आपके अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, कि आप लेखक मैं तो कहता हूँ आज भी ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। मैं ये सोचता हूँ शिव जी कभी आशीर्वाद बंद ना कर दे, नहीं तो मैं करूंगा क्या। ये टर्न अराउंड कब हुआ, कब आपको रियलाइज हुआ, किस वक्त पे, किस मोड़ पे अपने जीवन में कि अब आप लेखक बन चुके हैं, आपने लिखना शुरू कर दिया है? और कैसे हुआ वो? क्या आप पढ़ते बहुत थे या बिल्कुल नहीं पढ़ते थे? कैसे हुआ ये? नहीं, मैं पढ़ता बहुत, मतलब 5-6 साल की उम्र से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा। और कम से कम मैं महीने में 5-6 किताबें तो पढ़ लेता हूँ, और इसी रफ्तार से मैं दशकों से पढ़ता चला रहा हूँ। 5-6 किताबें मैं पढ़ लेता हूँ। माइथोलॉजिकल या एनीथिंग? नहीं, ये नॉर्मली मैं नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। ओके। तो आध्यात्मिक, मिथोलॉजिकल, पॉलिटिक्स, साइंस,
ज्यादातर नॉन फिक्शन, हिस्ट्री, इतिहास सब मैं पढ़ता था। तो पढ़ता मैं बहुत था। लेखन की शुरुआत हुई 2005-2006 में, जब ये आइडिया आया था इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ का। और पहले तो मैं ऐसे ही लिख रहा था कि भाई अपने लिए लिख रहा हूँ, अपने परिवार के लिए लिख रहा हूँ, उन बेचारों को तो पढ़ना पड़ेगा, उनको कुछ चॉइस तो मिलेगा नहीं। और बाकी तो मैंने सोचा नहीं था कि भाई कि कोई पढ़ेंगे, वो तो दूर की बात है, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि प्रकाशित हो। अच्छा। तो बस अपने लिए लिख रहा था मैं। और पहली जो किताब जब तैयार हो गई थी तो सब प्रकाशकों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो मैंने एक्चुअली सेल्फ, जब आप लिख रहे थे तब आप नौकरी कर रहे थे कि छोड़ दिया? हाँ, नहीं, देखिए मैं मिडिल क्लास परिवार का हूँ और ये हरदम ये कहता हूँ मैं, बाप दादा का आशीर्वाद है, जायदाद कुछ नहीं है। तो मुझे जो भी मैं निर्णय लेता हूँ जिंदगी के, वो थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक होना पड़ता है। बिना सोचे समझे खुद थोड़ी ना सकते हैं। आप भी समझते हैं मिडिल क्लास परिवार के हैं भाई, जिम्मेदारियां होती हैं। तो मैंने पहली 2 किताबें नौकरी के साथ लिखी। जब दूसरी किताब प्रकाशित हो गई, जब मेरी जो रॉयल्टी का जो चेक है वो मेरे पगार से बढ़ गया, तभी मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया। कुछ लोग इसे कह सकते हैं बोरिंग, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं बोरिंग हूँ लेकिन प्रैग्मेटिक हूँ। भाई बिना सोचे समझे ऐसे कूद जाओ और फिर अपने बच्चे को कहो कि बेटा तुम भूखे मरो क्योंकि भाई तुम्हारे पिताजी पागल हो गए, तो ऐसा थोड़ी चलता है। जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस्तीफा तो मैंने दूसरी किताब के बाद ही की। अच्छा, तो अब ये बताइए, आप आपकी किताबों में शिव हैं, आपकी किताबों में राम हैं, सीता हैं। आप खुद किस भगवान से ज्यादा प्रेरित होते हैं? आपका अपना फेवरेट भगवान, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कौन है? भाई ये तो बहुत आसान सवाल है। हम तो घोर शिव भक्त हैं। ओम नमः शिवाय का कड़ा पहनते हैं, रुद्राक्ष माला पहनते हैं और रोज सुबह महामृत्युंजय जप करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, महाशिवरात्रि पर जगे रहते हैं। तो मतलब ये देखिए ऐसा मतलब, और हम धार्मिक जो लोग हैं जी, तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, हमें कोई ऐसी धारणा तो है नहीं कि भाई कोई ट्रू गॉड है या कोई फॉल्स गॉड है। मतलब अगर मेरे आराध्य शिव जी हैं तो ऐसा थोड़ी कि मैं किसी दूसरे देवी देवताओं या दूसरे रिलीजन का तिरस्कार करूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं हर रिलीजन की इज्जत करता हूँ, हर देवी देवता की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे आराध्य तो शिव जी। जी, आपकी जो लेटेस्ट बुक है द लेजेंड ऑफ सुहेल देव, क्या उनका, सुहेल देव का भी कोई कनेक्शन है शिव के साथ? हाँ, क्योंकि सुहेल देव जी भी शिव भक्त थे जी। तो वो तो कनेक्शन है ही। देखिए मेरे ज्यादातर जो पात्र हैं जो भी मैंने लिखे, ज्यादातर शिव भक्ति हो जाते हैं। आप देखेंगे कि देखिए प्रभु श्री राम भी शिव भक्त थे, सीता माँ भी शिव भक्त थी और रावण भी शिव भक्त था। पहली पूरी शिवा ट्रेडिशन तो शिव जी के ऊपर ही है, और सुहेल देव भी शिव भक्त थे और मैं भी शिव भक्त। सुना फिल्म बनाने वाले हैं इस किताब पे? हाँ जी, ये सुहेल देव के ऊपर एक पिक्चर बन रही है। तो एक कंपनी शुरू की है हमने, ये मुंबई में। तो फंडिंग रेज किया है और उसके लिए बना रहे हैं। तो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है अभी। तो शिव जी की कृपा रही तो बहुत अच्छी एक पिक्चर बनी। अच्छा, तो आप क्योंकि महाराज सुहेल देव मेरे हिसाब से महाराज सुहेल देव अगर किसी भी दूसरे देश में इतने महान नायक अगर होते तो देशभर में हर शहर में उनकी प्रतिमा बन गई होती, इतिहास के पन्नों में उनके बारे में सुनहरे अक्षरों में लिखा होता। लेकिन हमारा देश ऐसा विचित्र है कि हमारे खुद के जो महानायक हैं उन इतिहास के पन्नों से उनका नाम हटा दिया जाता है। और जो आक्रांता थे, जो विदेशी थे, जिनने हमारे ऊपर आक्रमण किया, जिनने हमारे पूर्वजों का शोषण किया, उनके बारे में हमें इतिहास में सिखाया जाता है। और महाराज सुहेल देव, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, लाचित बोरफुकन, हरिहर राया, बुक्का राया, इतने महान नायकों के बारे में, रानी अबक्का, इनके बारे में हमें सिखाया नहीं जाता है। विचित्र है हमारा शिक्षा प्रणाली। ये तो हमारी शिक्षा प्रणाली पे आपने एक बहुत कटु सत्य बोला, तीखा कड़वा सत्य है ये। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज के मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम है,
शिव जी। तो औघड़ हैं, शिव तो नशा भी करते हैं, शिव तो तांडव भी करते हैं, शिव तो नाराज भी होते हैं, रौद्र रूप रखते हैं। रामचंद्र हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्व है उनके, सॉल्यूशन है उनके पास, शांत रहते हैं। शांत रहते हैं। फिर भी शिव लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? शिव का कैरेक्टर क्यों अट्रैक्ट करता है? या शिव का कैरेक्टर आपके हिसाब से इतना 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 डिमांड में क्यों रहता है? पब्लिक क्यों जानना चाहती है? नहीं, देखिए, हर इंसान का एक अलग अलग नजरिया होता है। हमारे परिवार की अगर आप बात कर लें, मेरे जो पिताजी हैं वो तो निर्गुण निराकार के आराध्य हैं, नो फॉर्म। मेरी जो माँ जी हैं वो तो शाक्त हैं, माता भक्त हैं। मेरी जो दीदी हैं वो शिव भक्त हैं। मेरे दादा जो है मतलब बड़े भाई, वो राम भक्त हैं। मेरे जो जुड़वा भाई वो कृष्ण भक्त हैं और मैं शिव भक्त हूँ। परिवार तो एक तरह से शैवाइट है, लेकिन देखिए हमारे भारतीय परिवारों में कि भाई एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग देवी देवता को पूजा करें, इसमें कोई मतलब विचित्र बात नहीं है, कोई ऑड नहीं होता है इसमें। और हर इंसान का एक अलग अलग नजरिया होता है, और जिस हिसाब से हमारा नजरिया होता है हम उसी देव देवी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और जो ज्यादातर जो युवा पीढ़ी है वो भी बागी किस्म की होती है, तो शायद उनके लिए भी शिवजी इतने अट्रैक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई शिवजी तो ही इज द गॉड ऑफ द रेबल्स, वो बागियों के भगवान है, क्योंकि वो खुद ही उनका नजरिया ऐसा है। आपको एक चीज थोड़ा सा जानना चाह रहा था मैं, क्या आपको लगता है कि अपनी किताबें, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कहानियां मार्केट करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट की जाती है जानबूझकर? लोडेड सवाल है मेरा, और इसका अगला काउंटर आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखिए सुमित जी, आप बुरा मत मानिए, आप मीडिया में हैं, हाँ बिल्कुल, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप खुद जानते हैं कई बार स्पेशली हमारे देश में बहुत ही कम कंट्रोवर्सीज ऐसे होती हैं जो नेचुरल कंट्रोवर्सी, ज्यादातर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपने मीडिया के मित्र से जुड़कर कुछ खड़ी कर देते हैं और उससे पब्लिसिटी मिल जाती है। राइट। और आप देखेंगे हमारा देश, कई लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत देश में हर चीज परफेक्ट है, बहुत खामियां हैं हमारे देश में जिसे सुधारने की, जहाँ पे सुधार की जरूरत है। लेकिन एक चीज में जिसमें मैं बहुत गर्व फील करता हूँ हमारे देश में, हमारा देश जेन्युइनली लिबरल है, उदारवाद है। बिल्कुल। और इसका मतलब ये नहीं कि वामपंथी लेफ्टिस्ट, कई लेफ्टिस्ट ऐसे हैं जो उदारवाद नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप सत्य के अलग अलग पहलू को स्वीकार करने के लिए आप तैयार हैं जी। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा सत्य सत्य है, तुम्हारा सत्य बकवास है और तुम नरक जाओगे, ऐसा नहीं होता है हमारे देश में। तो आप देखेंगे अगर कंट्रोवर्सी होती भी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई कांच तोड़ दिया जाएगा या कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई AK-47 लेके आ जाएगा, वो तो यूरोप में होता है भाई, हमारे इंडिया में नहीं होता है ऐसा। तो ज्यादातर कंट्रोवर्सी मैंने जहां तक सीखा है, देखिए कुछ बेवकूफ तो लोग हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ज्यादातर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है पब्लिसिटी के लिए, और जहां तक मैंने सीखा है अगर आप खुद कंट्रोवर्सी से दूर रहें तो आपके नाम से कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ती है हमारे देश में। अच्छा, मेरा ये मानना है। पर वो एक कंट्रोवर्सी आपके साथ भी जुड़ी थी कुछ दिनों पहले। आपने अपने कैरेक्टर राम के बारे में लिखा कि वो क्षत्रिय हैं, वो नॉन वेजिटेरियन हैं। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ, अगर आपको याद हो? हाँ, कुछ लोगों ने हमें लिखा था इसके बारे में। हाँ। तो हमने रिप्लाई में वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक भेज दिए थे जिसमें वाल्मीकि जी ने खुद कहा था। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वाल्मीकि जी ने कहा था, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, वो तो अभी इंटरनेट पे लिखा हुआ है, राइट, आप देख सकते हो उसको। तो मैं इसमें हमारा नजरिया हरदम ये था हमारे पूर्वजों का कि गौ मांस कभी नहीं खाया जाएगा, और मीट नहीं। लेकिन कुछ मीट थे जो कुछ लोग खाते थे, क्षत्रिय खाते थे, और हमारा नजरिया ये था कि आप कभी खाने के लिए आप क्रूअल नहीं होंगे। तो अगर आप
शाकाहारी भोजन से आप अपने कर्म कर सकते हैं तो प्रेफरेबल होगा कि आप शाकाहारी हो। लेकिन अगर आपके कर्म ही ऐसे हैं, अगर आप सोल्जर हैं या कि अगर आपको भाई हाई क्वालिटी, आजकल तो वे प्रोटीन मिल जाता है, प्राचीन जमाने में तो था नहीं। राइट। तो उसमें पाबंदी नहीं थी, और ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण में नहीं, महाभारत में भी लिखा गया है। ये एक बात बताइए, अपने कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूँ, मेरा इसके बाद न्यूज़ बुलेटिन भी होने वाला है। मैं ये पूछना था अमीश आपसे कि करंट इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, अगर आप तो छात्र हैं, आप पढ़ते हैं, थिंकर हैं, आपको लगता है कि इस वक्त देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, चाहे सत्ता की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो, उसको आप कैसे रेट करते हैं? क्या ये पहले से अच्छी हुई है या पहले से खराब हो चुकी है, और क्यों? देखिए, मैं राजनीतिक मामलों में ज्यादातर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ, स्पेशली जो पार्टीजन पॉलिटिक्स है, जो पार्टी की पॉलिटिक्स में कभी टिप्पणी नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं ओवरऑल राजनीति के ऊपर कुछ टिप्पणी करूंगा। और देखिए, एक सुंदर लाइन मैंने सुना था कि कल्चर इज अपस्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स। संस्कृति, अगर राजनीति गंगा जी है तो संस्कृति गंगोत्री है। जो संस्कृति में आप आज देख रहे हैं, राजनीति में 5-10 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। तो इन दो मापदंडों से मैं आपको मैं कुछ टिप्पणी करता हूँ। एक, मेरा मानना है कि 1991 के बाद, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बाद, ब्रॉड टर्म्स पर भारत की जो दिशा है वो अच्छी चली। ब्रॉड टर्म्स, हमने पिछले 30 सालों में करीबन 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी के दलदल से हमने उठा लिया है। अब ये अच्छी बात है कि नहीं? 30 साल पहले हमारी संस्कृति की कहाँ बात होती थी पब्लिक प्लेटफॉर्म में जी? हम तो ज्यादातर अंग्रेज बनने की कोशिश करते रहते थे। तो अच्छी बात है कि नहीं है? तो अच्छी बात तो है। तो ये ब्रॉड टर्म्स में जो कल्चरल जो है, मुझे ये अच्छा लगता है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जहां पे अगर इलेक्शन के नतीजे आ गए, लोग मानने को तैयार नहीं है या कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है। ये सब मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ऐसा हो रहा है। और ये मैं प्रशंसा करूंगा हमारे राजनेताओं के, हर दल के राजनेता। हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट कुछ घंटों में ही निकल आता है, लोग चुपचाप मान लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं गद्दी छोड़ नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है। लोग इस्तीफा दे देते हैं। और अगर कोई स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है, आमतौर पर हारने वाला दल जीतने वाले दल के स्वेरिंग इन सेरेमनी में आ जाता है। दोनों एक साथ हाथ मिल के फोटो भी लेते हैं। अब आप देखेंगे ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता है, और इसका श्रेय हमें हर दल के राजनेता को देना चाहिए। ये अच्छी बात है कि नहीं है कि भाई इलेक्शन के परिणाम आते हैं, चुनाव के परिणाम आते हैं, चुपचाप वो स्वीकार कर लेते हैं, मंत्रिमंडल बदला जाता है, गद्दी बदल जाती है और देश चलता रहता है। बड़ी अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। और शायद जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे उनको भी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपने राजनेताओं पर प्राउड फील होगा, वरना हम लोग तो दिन भर पॉलिटिशियंस को गालियां ही देते रहते हैं। मैं एक बात कह दूं, राजनेताओं उनकी आलोचना करना बड़ा आसान है, और हाँ जरूर करिए, लेकिन इतने विशाल देश को चलाना आसान नहीं है। मेरे हिसाब से अमंग द टफेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड इस भारत में, भारत का एक राजनेता होना बहुत ही कठिन काम है ये। और कई हद तक वो अच्छा काम कर लेते हैं। देश पिछले 30 सालों से, मैं हर दल की बात करूं जी, देश 30 सालों में ब्रॉडली आगे बढ़ रहा है, और ये अच्छी बात है। आज आपसे बात करते करते हमारे इस पॉडकास्ट का सफर भी समाप्त हो रहा है, लेकिन जाते जाते ये सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस की बात करने लगे हैं और ये चीजें हमारे लोगों के सेंटिमेंट को समझ में आती हैं। आपका अपना फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन है और क्यों? नहीं, आप ट्राई कर रहे हैं हमें ये राजनीति में घुसाने का, और हम उससे दूर हैं। तो बेसिक तो सवाल नहीं, मैं देखिए, मेरे हिसाब से जो भी हमारे देश को चला रहा है, जो भी हमारे प्रदेश को चला रहा है, और अगर लोगों ने उनका चुनाव किया है तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल।
देखिए, दल की जो राजनीति है वो चुनाव तक ही होनी चाहिए। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री बन जाए, जो भी प्रधानमंत्री बन जाए, वो हम सबके मुख्यमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री। और अगर इसी नजरिए से हम आगे चलें तो देश भी आगे बढ़ेगा। खूबसूरत, बहुत बहुत ठीक बात किया आपने अमीश। थैंक यू सो मच, आप जुड़े, आपने मेरे साथ इतनी खूबसूरत बातें की, अपनी मन की बातें शेयर की, इसके लिए शुक्रिया कहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि यूरोप में आप हैं, लंदन में आप हैं, तो कोविड से जरूर बच के रहिएगा, काफी फैल रहा है वहां पे। चलिए, नमस्ते सूरज जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। तो ये था आज का एपिसोड ऑफ एबीपी लाइव पॉडकास्ट कार में पत्रकार। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप मुझे @अवस्थी_S या एबीपी न्यूज पे ट्वीट करके अपने सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मुलाकात होगी अब आपसे अगले हफ्ते। तब तक जीवन में खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। This is an ABP Life podcast.